हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सोलो टेल्स। और आज की हमारी मूवी का नाम है डायनामाइट फैमिली। तो मूवी की शुरुआत में हम एक कपल की वेडिंग सेरेमनी देख पाते हैं। असल में ये इस कपल की सेकंड मैरिज है। टिया जो कि ब्राइड है, उसकी पहली शादी से 2 बच्चे हैं जिनका नाम थॉमस और एनी है। वहीं माइकल जो कि ग्रूम है, उसकी पहली शादी से भी 2 बच्चे हैं और दोनों के नाम इवान और ड्यूक हैं। और फिलहाल टिया के पेट में अभी माइकल की एक बच्ची है। यहाँ माइकल इवान को बताता है कि उसने और टिया ने इस बच्ची का नाम सूजियोंग सोचा है, जिसे सुन इवान बहुत खुश होता है और कहता है कि इसके नाम का मीनिंग लॉन्ग लाइफ होता है। इवान चारों बच्चों में से सबसे ज्यादा समझदार और बड़ा है। वहीं इवान का छोटा भाई ड्यूक, वो थोड़ा गुस्सैल किस्म का इंसान है, पर वो बहुत समझदार है। दूसरी तरफ टिया का पहला बेटा थॉमस, वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव और गुस्सैल है। थॉमस के बिहेवियर से लगता है कि वो कोई माफिया है। टिया की दूसरी बेटी एनी, वो भी थॉमस की तरह है, यानी कि टिया के दोनों बच्चे बिगड़े हुए हैं। वहीं माइकल के दोनों बच्चे समझदार हैं। इस कारण से चारों बच्चों में अनबन रहती है, जिस कारण ये चारों कभी कॉपरेट नहीं कर पाते और साथ में टिया के बच्चे माइकल को अंकल बुलाते हैं। वहीं थॉमस और एनी के बिहेवियर के कारण ड्यूक भी टिया को आंटी बुलाता है, लेकिन इवान ऐसा नहीं करता। अब सीन कई सालों बाद में शिफ्ट होता है और इधर हम सूजियोंग यानी कि टिया और माइकल की 5वीं बेटी को देख पाती हैं, जो कि वेडिंग के टाइम पर टिया के पेट में थी। जियोंग काफी बड़ी हो चुकी थी और एक टीनेज लड़की थी। इधर हमें पता चलता है कि टिया और माइकल की वेडिंग एनिवर्सरी कुछ ही दिनों में है, जिस कारण ये लोग 5 बच्चों का फैमिली रियूनियन करना चाहती हैं। इधर जियोन देखती है कि माइकल अपने चारों बच्चों के लिए एनवलप में पैसे डाल रहा था ताकि वो बाकी चारों बच्चों को एज अ रिटर्न गिफ्ट दे सके। तभी जियोंग एक नोट नोटिस करती है, जिसमें नोट के ऊपर कुछ डिजाइन बना हुआ था और ये जियोंग ने ही बनाया था। अब सीन सीधा इवान पर आता है, जो कि अब एक स्कूल टीचर बन चुका था। इवान क्लास में पढ़ा रहा होता है, तभी 2 लड़कियां लड़ने लग जाती हैं और जब इवान उन्हें बचाने जाता है तो वो खुद ही पिटकर आ जाता है। इसके बाद कैमरा ड्यूक पर आता है, जो कि पुलिस ट्रेनिंग ले रहा था और अभी वो कराटे सीख रहा है, लेकिन ड्यूक अभी भी कराटे में इतना अच्छा नहीं कर पाता। दूसरी तरफ थॉमस कुछ लोगों से एक डील कर रहा था, तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और थॉमस एक अलमारी में छिप जाता है, लेकिन अलमारी से थॉमस के फोन के रिंग होने की आवाज आती है और वो इधर पकड़ा जाता है। वहीं अब सीन एनी पर आता है, जो कि एक बार डांसर है, लेकिन वो बीच में ही पोल से गिर जाती है, जिस कारण उसकी भी जॉब चली जाती है। जिसके बाद एनी बार से निकलते ही एक अजीब सी गाड़ी देखती है और उसे चुराकर वहां से निकल जाती है। हम देख पाते हैं कि चारों बच्चों ने एनिवर्सरी पार्टी में आने से मना कर दिया था, लेकिन तभी जियोंग इन्हें कॉल कर कर बताती है कि इनके पापा की तबीयत एकदम से खराब हो गई है और वो बिस्तर से उठ नहीं पा रहे। तो इसे सुन सारे बच्चे टिया और माइकल के घर पर आने के लिए मान जाती हैं। असल में जियोंग ने अपने सारे भाई बहनों को बुलाने के लिए ये नाटक किया था, क्योंकि जियोंग के सारे भाई बहन अलग अलग जगह पर रहते थे। इसके बाद सीन रात में शिफ्ट होता है और इधर माइकल और टिया कुछ पैसों को लेकर कहीं जा रहे थे। तभी इन्हें बीच रास्ते में एक आदमी दिखाई देता है और क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही थी, इसलिए टिया उस आदमी की हेल्प करने की सोचती है। और अब हम थोड़ी देर बाद बस उस आदमी के जूते देख पाती हैं, जो कि गाड़ी की डिक्की खोलता है। यहाँ पर एक कोरियन सॉन्ग भी बज रहा था, जिसके बाद ये सीन इधर ही कट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट डे थॉमस को टिया और माइकल के घर की तरफ जाता देख पाती हैं। दूसरी तरफ इवान यहाँ पर कब का पहुँच चुका था। इवान थॉमस को आता देख छिप जाता है, क्योंकि इवान माइकल से दूरी बनाए रखने को ही ज्यादा सही समझता है। यहाँ पहुंचकर थॉमस एनी को कॉल करता है। वहीं दूसरी तरफ एनी, जो कि रास्ते में आते समय शिप में एक पाकिस्तानी आदमी को नोटिस करती है, जिसका नाम सलीम होता है। सलीम एक अच्छा गाना बजा रहा था, इसलिए एनी उसका गाना सुनकर ड्रिंक कर रही थी। एनी इधर सलीम से दोस्ती कर लेती है। तभी एनी को थॉमस का कॉल आता है और एनी उसे बताती है कि वो थोड़ी देर में ही घर पहुंच जाएगी। ठीक इसी समय इवान का भी फोन रिंग होता है और थॉमस इवान को देख लेता है, जिसके थोड़ी देर बाद यहाँ पर ड्यूक भी पहुंच जाता है, जो कि इवान को दिखाता है कि वो फादर के लिए उनकी फेवरेट ड्रिंक लाया है। तभी इन्हें पीछे से एक गाड़ी की आवाज आती है और इस गाड़ी में एनी थी। थॉमस एनी के पास जाता है और अब ये लोग गाड़ी में ही लड़ने लगती हैं।
जो कि बाहर भी सुनाई दे रहा था क्योंकि गाड़ी का स्पीकर ऑन था। बाहर ड्यूक इवान से कहता है कि हम इन दोनों नमूनों को क्यों झेल रहे हैं, जिसे थॉमस और एनी दोनों सुन लेती हैं। थॉमस गुस्से में ड्यूक की तरफ जाता है, लेकिन इवान थॉमस को रोक लेता है। तभी यहाँ पर जियोंग भी स्कूल से आ जाती है, जो कि इन लोगों की लड़ाई से पहले से ही बहुत परेशान थी। इसके बाद अब ये सारे लोग घर के अंदर जाते हैं। ड्यूक अपने भाई इवान से कहता है कि चलो हम दोनों रैमन बनाकर खाते हैं, तो इवान कहता है कि हमें अकेले नहीं खाना चाहिए, इससे एनी और थॉमस को बुरा लगेगा। तो अब ड्यूक एनी और थॉमस के साथ खाने का प्लान बनाता है, लेकिन जब ये लोग कमरे के बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि एनी और थॉमस पहले से ही इन्हें बिना पूछे खाना खा रही थी, साथ में इनकी बुराई भी कर रही थी। इसे देख ड्यूक को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन इवान उसे शांत कराते हुए एक स्टॉल के पास लेकर जाता है और अब ये दोनों इधर ही ड्रिंक करते हैं। यहाँ पर इवान ड्यूक से कहता है कि हमें मम्मी पापा को खुश देखने के लिए मिलकर रहना चाहिए, ना कि लड़ाई करनी चाहिए। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है और इसमें हम चारों भाई बहनों को एक साथ खेलता हुआ देख पाती हैं, लेकिन थॉमस और एनी हर बार चीटिंग कर रहे थे और अपनी गलती नहीं मान रहे थे, जिस कारण ड्यूक को गुस्सा आ जाता है और इन लोगों में लड़ाई हो जाती है। इधर हम छोटी जियोंग को भी देख पाती हैं, जो कि इस समय सिर्फ 1 साल की थी और बहुत ज्यादा रो रही थी। प्रेजेंट में हमें पता चलता है कि जब भी ये लोग मिलते हैं तब ये लोग बहुत लड़ाई करते हैं। दूसरी तरफ सीन जियोंग पर आता है, जो कि अपने पेरेंट्स को कॉल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कॉल नहीं लग रहा था। इसके बाद अब इवान और ड्यूक घर आ जाती हैं और ड्यूक देखता है कि एनी उसकी लाई गई शराब पी रही थी। ड्यूक ये ड्रिंक स्पेशली अपने फादर के लिए लाया था, लेकिन एनी ने इसे चुरा लिया। ये देख ड्यूक को बहुत गुस्सा आता है और अब इन दोनों की लड़ाई होने लगती है। इधर इवान इन दोनों को बहुत शांत कराने की कोशिश करता है। तभी थॉमस भी आ जाता है और वो एनी की साइड लेने लगता है। इन लोगों की लड़ाई को देख जियोंग घर से बाहर कहीं चली जाती है। वहीं थॉमस और ड्यूक हाथापाई पर उतर आते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद इन्हें एक कॉल आता है और अब नेक्स्ट सीन में हम इन लोगों को पुलिस स्टेशन में देख पाते हैं। यहाँ पर इन्हें पता चलता है कि जियोंग अपने पेरेंट्स के गुम होने की रिपोर्ट लिखवाने आई थी। इधर इंस्पेक्टर जेरेमी जियोंग से थोड़ा रूडली बात करता है, तो थॉमस जेरेमी से कहता है कि अपने बात करने का रवैया बदलो। थॉमस के हाथों के टैटू को देख जेरेमी कहता है कि तुम तो एक माफिया लगते हो और क्या तुम इधर छिपने आए हो। लेकिन अब एनी एक सच्चाई बताती है। एनी कहती है कि उसका भाई कोई माफिया नहीं है, वो तो एक्चुअली पार्लर में काम करता है और वो एक टैटू आर्टिस्ट है। जिसे सुन इवान और ड्यूक, जो कि इतने टाइम से थॉमस को एक माफिया समझ रहे थे, वो बहुत चौंक जाती हैं। इंस्पेक्टर जेरेमी कहता है कि अभी 24 घंटे नहीं हुए हैं और तुम्हारे पेरेंट्स भी वापस आ जाएंगे, वो लोग जरूर कहीं गए होंगे। ऐसा कहकर जेरेमी इन्हें जाने को कहता है। यहाँ पर एनी की मुलाकात इंस्पेक्टर किम से होती है और इधर किम को पहली नजरों में ही एनी से प्यार हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में ये लोग पुलिस स्टेशन से निकल जाती हैं, जिसके बाद रात में इवान थॉमस के पास जाकर कहता है कि हमें भाइयों की तरह रहना चाहिए, तो थॉमस गुस्से में चला जाता है। दूसरी तरफ हम ड्यूक और एनी को देख पाती हैं। इधर ड्यूक एनी को घूर रहा था। असल में जिस दिन टिया और माइकल की शादी थी, उस दिन फ्लावर लाने का काम टिया ने ड्यूक को दिया था और ड्यूक फ्लावर खरीद कर लेके भी आ गया था, लेकिन एनी के दोस्तों ने ड्यूक को बीच रास्ते में रोक लिया और उससे वो फ्लावर छीन लिया, साथ में उसकी खूब पिटाई भी की। जिसके बाद वेडिंग में एनी ने टिया को ड्यूक का फ्लावर दिया और ऐसा बताया कि वो फ्लावर एनी खुद लेकर आई है और उसी दिन से इन दोनों के बीच अनबन शुरू हो गई। गुस्से में ड्यूक यहाँ से चला जाता है। यहाँ पूरी रात इन 5 बच्चों को नींद नहीं आती क्योंकि इनके पेरेंट्स अभी तक घर नहीं आए थे। सेम टाइम पर हम एक इंसान को देख पाती हैं, जो कि एक बोरे को घसीटते हुए लेकर जा रहा था और ये सीन इधर ही कट हो जाता है। अब मूवी मॉर्निंग में शिफ्ट होती है और इधर हम फिर से इन चारों बहन भाइयों को वापस से ब्रेकफास्ट के टाइम पर लड़ता हुआ देख पाती हैं। तभी गुस्से के कारण इवान थॉमस का पहली बार कॉलर पकड़ लेता है, लेकिन उसी समय इवान की नज़र एक कैलेंडर पर जाती है और इसमें 25 तारीख पर मार्क लगा हुआ था, जिसके साथ यंग पेरिस नाम लिखा हुआ था और साइड में 30 मिलियन वॉन भी लिखा हुआ था। तो अब इन लोगों को लगता है कि यंग पेरिस नाम का आदमी इनके पेरेंट्स के बारे में ज़रूर जानता होगा। जिसके बाद अब ये चारों बच्चे घर से निकल जाती हैं।
लेकिन रास्ते में इन्हें गांव का चेयरमैन रोककर बताता है कि मैं आपके घर का 50 मिलियन वॉन का पेमेंट लेने आया हूं और ये विलेज के सारे लोग देती हैं। पर ये लोग चेयरमैन को इग्नोर करते हुए बैंक चले जाती हैं और जैसे तैसे बाकी लोगों को धमकाकर यंग पेरिस के घर का पता लगा लेती हैं। यंग पेरिस का एड्रेस मिलते ही थॉमस, ड्यूक और इवान उसके घर के अंदर जाती हैं। ये लोग यंग पेरिस के घर में कई सारे मरे हुए जानवरों को देखती हैं। दूसरी तरफ गाड़ी में एनी, जो कि मेकअप कर रही थी, उसके सामने अचानक से यंग पेरिस आ जाता है, जिस कारण वो बहुत जोर से चिल्लाती है और पुलिस को कॉल कर देती है। वहीं यंग पेरिस के घर के अंदर इवान, ड्यूक और थॉमस को यंग पेरिस का कुत्ता देख लेता है और इनके पीछे पड़ जाता है। लेकिन तभी गेट के पास यंग पेरिस भी इन्हें देख लेता है और अब इधर एनी के कॉल करने पर इंस्पेक्टर किम और जेरेमी भी आ जाती हैं। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम थॉमस, इवान और ड्यूक को पुलिस स्टेशन में देख पाती हैं। जेरेमी बताता है कि यंग पेरिस क्रीपी ज़रूर है, लेकिन वो एक अच्छा इंसान है और मुझे तुम्हें अरेस्ट करना होगा क्योंकि तुम उसके घर ज़बरदस्ती घुसे थी। इसके बाद सीन एनी पर आता है, जो कि किम के साथ थी। एनी यंग पेरिस से इतना डर गई थी कि वो गाड़ी भी नहीं चला पा रही थी, इसलिए किम उसे घर तक छोड़ने जाता है। यहाँ पर किम और एनी थोड़ी बातचीत करती हैं और एनी किम से इम्प्रेस हो जाती है। घर पहुँचते ही एनी को वापस से चेयरमैन देखता है, लेकिन एनी उसे इग्नोर कर देती है और किम भी चेयरमैन को जाने के लिए कहता है। दूसरी तरफ हम थॉमस को देख पाती हैं, जो कि कुछ लेडीज़ की आईब्रो बना रहा था और ये काम इंस्पेक्टर जेरेमी ने ही उसे दिया था, क्योंकि थॉमस और इवान पुलिस की गाड़ी पर चढ़ गए थे और भुगतान के लिए थॉमस यहाँ पर काम करने आया था। थॉमस को यहाँ पर दो लेडीज से पता चलता है कि यंग पेरिस लोकल फिशरमैन के लिए काम करता है और जानवरों को भी पकड़कर खाता है। दूसरी तरफ इवान भी यंग पेरिस को बोट के पास सीखता है। इसके बाद सीन रात के टाइम पर शिफ्ट होता है। यहाँ पर ये चारों लोग कल सुबह यंग पेरिस के घर पे चुपके से जाकर छानबीन करने का प्लान बनाती हैं। जिसके बाद एनी कपड़े खरीदने मार्केट जाती है, पर उसे एक स्टोर में सलीम मिल जाता है। फिर ये दोनों चलते हुए थोड़ी बातें करती हैं। हमें पता चलता है कि सलीम की एक वाइफ है जो कि पाकिस्तान में है और सलीम कोरिया में 5 साल से रह रहा है। साथ ही में सलीम अच्छी कोरियन बोलना जानता है। तभी इधर इंस्पेक्टर किम सलीम और एनी को रास्ते में देखकर अप्रोच करता है, लेकिन यहाँ से सलीम चला जाता है। सलीम के जाने के बाद एनी किम को बताती है कि कल वो लोग यंग पेरिस के घर पर जाने वाली हैं, लेकिन एनी इस बात को किम को एक सीक्रेट रखने को कहती है। दूसरी तरफ सीन वापस से इवान पर आता है, जिसे उसके मॉम डैड के घर में आने का आभास होता है। इधर इवान से टिया और माइकल कहते हैं कि तुम बड़े बेटे हो और तुम्हें सबका ध्यान रखना होगा। ऐसा कहकर वो दोनों यहाँ से चले जाती हैं। इवान को लगता है कि ये सच में हुआ था, पर ये सिर्फ उसका एक सपना था। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग में हम देखते हैं कि इधर थॉमस गाड़ी रेडी कर रहा था। तभी चेयरमैन अपने गुंडों को लेकर आ जाता है, पर थॉमस से अब ज्यादा बर्दाश्त नहीं होता और वो अपनी शर्ट खोल लेता है। थॉमस के टैटू को देख चेयरमैन को लगता है कि थॉमस एक माफिया है, इसलिए चेयरमैन यहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद इवान, थॉमस और ड्यूक यंग पेरिस के घर जाती हैं। यहाँ पर इन्हें यंग पेरिस के घर का ताला टूटा हुआ मिलता है और यंग पेरिस का कुत्ता भी मरा हुआ था। तभी इधर यंग पेरिस भी आ जाता है, जो कि ये समझता है कि इवान ने ही उसके कुत्ते को मारा है, तो अब यंग पेरिस तीनों को ही पीटने लग जाता है। दूसरी तरफ किम जेरेमी से कहता है कि हमें एक बार यंग पेरिस के घर जाकर छानबीन करनी चाहिए, क्योंकि वो आदमी मुझे सही नहीं लगता। तो अब जेरेमी और किम भी यंग पेरिस के घर पहुंच जाती हैं। ये दोनों यंग पेरिस के घर देखते हैं कि यंग पेरिस अकेले ही तीनों को मार रहा था और यंग पेरिस का कुत्ता विमृत अवस्था में था। किम इन सबकी लड़ाई रुकवाता है और यंग पेरिस से कहता है कि तुम्हारे गेट पर खून लगा हुआ है, मुझे तुम्हारे घर की तलाशी लेने दो। तो अब ये चारों अंदर जाती हैं और अब इन्हें एक बोरा हिलता हुआ दिखाई देता है और जैसे ही वो लोग इस बोरे को खोलते हैं, बहुत सारे जहरीले सांप बाहर निकल जाती हैं। डर के मारे किम वहां लटके हुए एक मछली पकड़ने वाले जाले को हटा देता है और जाल हटते ही हम एक लड़की की लाश को टंगा हुआ देख पाती हैं, जिसे देख सब डर के मारे चिल्लाने लगते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम एक ब्रिज देख पाती हैं, जहां से पुलिस वाले एक डूबती हुई गाड़ी निकाल रही थी। असल में ये गाड़ी टिया और माइकल की थी
और इसमें पुलिस वालों को टिया और माइकल की बॉडी मिलती है, जिसे देख के पांचों बच्चे बहुत रोती हैं। जिसके बाद हमें एक न्यूज से पता चलता है कि जिस लड़की की लाश यंग पेरिस के घर पर मिली थी वो लगभग 1 महीने से गायब थी और अब सबको ये लग रहा है कि टिया और माइकल का भी खून यंग पेरिस ने ही किया है। नेक्स्ट सीन में सारे बच्चे पुलिस स्टेशन में होती हैं और इधर थॉमस पुलिस को गुस्से में बता रहा होता है कि यंग पेरिस ही असली कातिल है, लेकिन इवान उसे शांत कराने की कोशिश करता है। पर थॉमस कहता है कि ये सब तुम्हारे फादर के कारण हुआ है, जिस कारण इवान और थॉमस में थोड़ी बहुत लड़ाई हो जाती है। लेकिन ये लड़ाई देख जियोंग बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, जिस कारण जोंग रोते हुए इन्हें बहुत डांटती है और अब ये लोग लड़ाई करना बंद कर देती हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देख पाते हैं कि यंग पेरिस को जेल ले जाया जा रहा था। इधर यंग पेरिस इवान को देखकर उसे बताता है कि उसने कोई मर्डर नहीं किया है, वो बस उसके फादर के साथ फिश के काम के लिए पैसे मांग रहा था और उसके फादर वही देने यंग पेरिस के घर आने वाली थी, लेकिन वो उस रात यंग पेरिस के घर नहीं पहुंची। यंग पेरिस के ऐसा कहती ही पुलिस यंग पेरिस को लेकर चली जाती है। जिसके बाद इवान को एक फ्लैशबैक याद आता है जिसमें टिया, माइकल, इवान और थॉमस फिशिंग करने गए थी और इन सब ने बहुत ज़्यादा मज़े किए थे। इवान प्रेजेंट में थॉमस के पास जाकर उससे थोड़ी बात करता है और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग थॉमस उठकर एक दुकान में जाकर कोल्ड ड्रिंक लेता है, लेकिन थॉमस के पास खुले पैसे नहीं थे और न ही स्टोर के ऑनर के पास थे, तो वो लेडी वहीं खड़ी दूसरे कस्टमर यानी कि सलीम से खुले मांगकर थॉमस को दे देती है। इसके थोड़ी देर बाद हम सलीम को एक फोन बूथ में किसी से बात करता हुआ देख पाती हैं। तभी यहाँ पर ड्यूक सलीम से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछताछ करने के लिए आता है, पर इस बार सलीम ड्यूक से पाकिस्तानी में बात करता है जो कि ड्यूक को समझ नहीं आती और ड्यूक को लगता है कि सलीम को कोरियन नहीं आती। पर जब एनी ने सलीम से बात की थी तो उसे कोरियन अच्छे से आती थी, इसका मतलब सलीम कुछ जरूर छिपा रहा है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम इवान को यंग पेरिस के घर पर देख पाती हैं। तभी किम इधर आकर इवान को उसके घर तक की लिफ्ट देता है। जिसके बाद किम ड्यूक से मिलता है। ड्यूक बताता है कि उसे 5 लोगों के बारे में पता चला है और जिस दिन उसके पेरेंट्स गायब हुए थे ये 5 लोग उस एरिया के पास ही थे और इन्हीं में से एक पाकिस्तानी इंसान भी है जिसे कोरियन अच्छे से बोलनी नहीं आती और उसका नाम सलीम है। किम को याद आता है कि सलीम को तो अच्छे से कोरियन बोलनी आती है और अब ये सीन इधर ही कट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम एनी को सलीम के साथ देख पाते हैं। इधर सलीम एनी को बताता है कि वो कुछ दिनों बाद यहाँ से पाकिस्तान चला जाएगा। ऐसा बताकर सलीम एनी को एक कोरियन सॉन्ग सुनाता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम ड्यूक को एनी के सामने देख पाती हैं। इधर एनी इवान के साथ किए गए अपने सारे गलत बिहेवियर के लिए उससे माफ़ी मांगती है और अब इन दोनों में दोस्ती हो जाती है। तभी यहाँ पर चेयरमैन भी आ जाता है और अब थॉमस चेयरमैन को उसके पैसे दे देता है, लेकिन जियोंग देखती है कि इस नोट में वही ड्राइंग बनी हुई थी जो कि उस दिन उसने अपने फादर के पैसों में बनाई थी। जियोंग ये बात सबको बताती है तो थॉमस बताता है कि ये पैसे सलीम के पास थे जो कि शॉप ऑनर ने उसे दिए थे और सलीम एक पाकिस्तानी है। तो एनी कहती है कि मैं उसे जानती हूँ, उस पाकिस्तानी को कोरियन अच्छे से बोलनी आती है, लेकिन ड्यूक कहता है कि सलीम को कोरियन अच्छे से बोलनी नहीं आती। एनी और ड्यूक की बात सुनकर इन्हें सलीम पर शक हो जाता है। सेम टाइम पर हम किम को सलीम के घर पर देख पाती हैं जो कि सलीम का घर चेक करने आया था और किम को इधर टिया और माइकल का पर्स मिल जाता है। इस पर्स में खून लगा हुआ था। तो अब सलीम किम को एक सच्चाई बताता है। असल में सलीम टिया और माइकल के बारे में कुछ नहीं जानता और जिस दिन टिया और माइकल का मर्डर हुआ था उस दिन सलीम वहीं था और उसने गाड़ी के अंदर इस पर्स को देखा जिसमें बहुत सारे पैसे थे। पहले तो सलीम ने उन पैसों को उठा लिया, लेकिन तभी वहां पर असली किलर आ गया और सलीम गाड़ी के नीचे छिप गया। सलीम बताता है कि मैं उस किलर का चेहरा तो नहीं देख पाया, लेकिन मैंने उस किलर के जूते देखे थे और एक कोरियन गाना उस किलर का रिंगटोन था और यही गाना सलीम ने एनी को थोड़ी देर पहले सुनाया था। किम सलीम से पूछता है कि क्या तुम किलर को पहचान सकोगी, तो सलीम कहता है नहीं। तभी किम की रिंगटोन बजती है और अब एक बड़ी सच्चाई रिवील होती है। असल में यही रिंगटोन किलर के फोन में थी। सलीम किम के जूते चेक करता है और ये वही किलर के जूते थी, यानी कि किम ही असली किलर है। किम को इवान कॉल करके बताता है कि उन्हें शक है कि सलीम ही असली कातिल है और अब वो लोग सलीम के घर की तरफ ही जा रहे हैं। कॉल कट हो जाने के बाद किम सलीम को भी ठिकाने लगाने की सोचता है और अब सीन थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है।
और अब सलीम के घर पर ड्यूक, इवान, एनी और थॉमस पहुंच जाती हैं, जो कि किम को सलीम के घर से निकलता हुआ देखती हैं। किम बताता है कि वो भी अभी अभी इधर पहुंचा है और सलीम घर पर नहीं है। ऐसा कहकर किम जाने लगता है, पर एनी किम की गाड़ी के पास जाकर उससे थोड़ी देर बात करती है और तभी किम को एक कॉल आता है, जिसके बाद किम अपनी गाड़ी से चला जाता है। लेकिन तभी एनी गाड़ी की डिक्की पर थोड़ा सा खून देखती है। सलीम को घर पर ना पाकर ये चारों यहाँ से निकल जाती हैं। तभी एनी को याद आता है कि जो रिंगटोन उसने किम के फोन में सुनी थी, वही कोरियन गाना सलीम ने भी उसे सुनाया था, यानी कि सलीम एनी को कुछ हिंट देना चाहता था। एनी को यहाँ पर यह भी याद आता है कि सलीम तो अपने घर पाकिस्तान कल जाने वाला था, फिर वो ऐसे नहीं भाग सकता। और अब एनी सारी गुत्थी सुलझा लेती है। एनी इन लोगों को बताती है कि असली किलर कोई और नहीं बल्कि किम ही है। इसे सुन इवान एनी की बातों पर यकीन नहीं करता और सच्चाई जानने के लिए वो सीधा किम को कॉल कर देता है और यही बात पूछता है। लेकिन ड्यूक कॉल काटते हुए कहता है कि तुम लोग पागल हो गए हो और अगर असली किलर किम निकला तब भी वो बच जाएगा, क्योंकि वो एक पुलिस ऑफिसर है और हमारे पास कोई सबूत भी नहीं है। तभी दोबारा से इन्हें किम का कॉल आता है, जो कि कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं ही किलर हूँ। इसे सुन सारे लोगों को अब यकीन हो जाता है कि किम ही असली किलर है। किम इन्हें बताता है कि मैं जियोंग के साथ हूँ और मैं तुम लोगों से कुछ बात करना चाहता हूँ। किम इन लोगों को एक वुड फैक्ट्री में बुलाता है और अब ये लोग यही बात इंस्पेक्टर जेरेमी को बताती हैं, लेकिन जेरेमी इनकी बात को नहीं मानता। तो अब ये सारे खुद ही किम के दिए गए पते पर पहुंचते हैं। इधर हम देख पाते हैं कि किम ने जियोंग को जंजीरों से बांध रखा था और नीचे एक वुड कटर मशीन लगी हुई थी। इन लोगों को अब इधर पता चल जाता है कि यंग पेरिस को किम ने फंसाया था और वो लड़की की लाश किम ने ही उसके घर पर रखी थी, क्योंकि किम को एनी ने बता दिया था कि वो लोग यंग पेरिस के घर छिपकर जांच करने जा रहे हैं। और इसी बात का फायदा उठाते हुए किम ने वो लाश यंग पेरिस के घर पर रख दी, जिसके बाद सबने यंग पेरिस को ही कातिल समझा। और जब किम को पता चला कि सलीम पुलिस को अवॉइड कर रहा है और उसे कोरियन आती है, फिर भी उसने ऐसा बिहेव किया कि उसे कोरियन नहीं आती और इसीलिए किम को उस पर शक हो जाता है। जिसके बाद किम उसके घर जाता है और उसे पता चलता है कि सलीम ने ही गाड़ी से टिया और माइकल के पैसे चुराए थे, जो कि माइकल और टिया यंग पेरिस को देने जा रहे थे। यहाँ पर किम अब इन लोगों को असल सच्चाई बताता है कि उसने टिया और माइकल को क्यों मारा। दरअसल उस रात टिया और माइकल ने बारिश में जिसे देखा था वो और कोई नहीं बल्कि किम ही था और माइकल ने किम को घर तक लिफ्ट देने का ऑफर दिया। लेकिन जब ये लोग किम के घर के पास पहुँचे तभी सामने वो लड़की आ गई जिसे किम ने 1 महीने पहले अगवा करके बांध रखा था। लेकिन जैसे तैसे करके वो लड़की किम के चुंगल से निकलकर यहाँ तक पहुँच चुकी थी। इस लड़की को देखकर माइकल और टिया उसे बचाने की सोचती हैं और अब किम समझ जाता है कि वो फंस जाएगा, जिस कारण किम माइकल और टिया को मार डालता है और उस लड़की को बांधने के लिए लेकर जाता है। इसी बीच वहाँ पर सलीम पहुँच जाता है और टिया और माइकल के पैसे चुरा कर नीचे छिप जाता है। प्रेजेंट में किम बताता है कि तुम सबको बहुत कुछ पता चल गया है, जिस कारण अब तुम लोगों को मरना पड़ेगा। ऐसा कहकर किम जियोंग की जंजीर छोड़ देता है, लेकिन जियोंग के भाई बहन उसे बचा लेती हैं और अब किम को ये सब लोग मारने लगती हैं। लेकिन तभी यहाँ पर आग लग जाती है और किम मौका देखकर इन सबको अंदर बंद करके भाग जाता है और अब ये लोग गेट खोलने की कोशिश करती हैं, पर ये गेट नहीं खुलता। इसका मतलब अब ये लोग इधर ही मर जाएंगे। मरने से पहले ये सारे भाई बहन एक दूसरे से किए व्यवहार के लिए माफी मांगती हैं, लेकिन तभी चेयरमैन आकर बाहर से गेट खोल देता है और आग बुझाने लगता है और अब ये सारे लोग चेयरमैन के कारण बच जाती हैं। थॉमस चेयरमैन से इधर एक हेल्प मांगता है, जिसके बाद हम चेयरमैन के सारे बाइकर्स और गुंडों के पीछे 5 भाई बहनों को देख पाती हैं और ये सब किम का पीछा कर रही थी। यहाँ पर अब ये सब किम को पकड़कर बेहोश करके डिक्की में बंद कर देती हैं और अब सुबह हो जाती है। दूसरी तरफ जेरेमी यंग पेरिस को मुजरिम साबित करने वाला ही होता है कि तभी टिया और माइकल के सारे बच्चे इधर आ जाती हैं और यंग पेरिस को बचा लेती हैं। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि जियोंग, जो कि डरपोक हुआ करती थी, वो अब बहुत करेजियस बन चुकी है। वहीं अब इवान के अंदर भी बहुत हिम्मत आ चुकी थी,
थॉमस भी एक अच्छे पार्लर में जॉब करने लगा था और ड्यूक एक पुलिस ऑफिसर बन चुका था। वहीं एनी, जो कि अभी भी बेरोजगार थी, वो अपने मॉम डैड के गांव में एक नदी के पास शराब पी रही थी। तभी वहां पर चेयरमैन आ जाता है और इधर एनी चेयरमैन को अप्रोच करती है, जिसके साथ ये मूवी एंड हो जाती है। असल में किम एक साइको था जो कि लड़कियों को टॉर्चर करके रेप किया करता था और शायद किम का अगला शिकार एनी होने वाली थी, या फिर वाकई ही किम एनी से प्यार करने लगा था। उस रात टिया और माइकल बस किम की हेल्प करना चाहती थी, लेकिन वो लोग अपनी अच्छाई के कारण ही मारे गए। वहीं सलीम और यंग पेरिस को फंसाया गया था और जब किम को पता चला कि सलीम सारी सच्चाई जानता है तो उसने सलीम को मार डाला और लास्ट में पांचों बच्चों ने यंग पेरिस को बचाकर किम को उसके किए की सजा दिलवाई। तो होप है कि ये मूवी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखें। टेक केयर।